हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस करंट अफेयर्स वीडियो में हम लोग बात करेंगे देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस के बारे में और बात होगी पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर के बारे में भी। एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि भारत और दुनिया में कौन सा पासवर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और वो सारे पासवर्ड हैकर्स के लिए बहुत आसान है, 1 सेकंड में क्रैक कर सकते हैं, उसको हैक कर सकते हैं। खुदरा महंगाई दर और थोक महंगाई दर, भारत सरकार ने इसके बारे में जानकारी दी है। इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के लिए नासा का मून मिशन है और पहली बार एक प्राइवेट कंपनी को तोप का ऑर्डर मिला है एक्सपोर्ट के लिए। और भी कई मुद्दे हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स का मैराथन वीडियो अवेलेबल हो चुका है। 11 महीने का, जनवरी से नवंबर तक का मैराथन वीडियो है 4 घंटे का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ लिंक मैंने दे दिया है। वैसे आप यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर जाकर और उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चुनकर क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जामिनेशन में शानदार ढंग से टकराते हैं। ठीक है, तो देखना मत भूलना, तमाम एग्जामिनेशन में ये बहुत ही काम आने वाला है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है और PDF भी अवेलेबल है। मेंबरशिप के साथ PDF मिल जाता है। ओके, तो शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन होगा, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ, तो इसे किस एरोस्पेस कंपनी ने बनाया या कहें किस कंपनी ने बनाया? आंसर होगा स्काई रूट एरोस्पेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइवेट तौर पर डेवलप रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च किया गया है और ये कंपनी जो है स्काई रूट एरोस्पेस, ये हैदराबाद बेस्ड है। कब लॉन्चिंग हुई है? 18 नवंबर की सुबह 11:30 बजे। फोटोग्राफ, ये वीडियो भी आप देख रहे हैं मेरे बगल में। कहाँ से लॉन्चिंग हुई? तो इसरो का लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, वहाँ से लॉन्च किया गया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ मौजूद थे। ठीक है, तो ये लॉन्चिंग की गई है। ये लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई है? तो इसरो के द्वारा की गई है। ठीक है, इसरो ने इसे लॉन्च किया है, लेकिन डेवलप किया किसने? तो एक प्राइवेट कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने। ठीक है, ये लॉन्चिंग हुई है, ये श्रीहरिकोटा है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, और यहाँ से ये इसने ऊंचाई प्राप्त की है 81.5 किलोमीटर ऊंचाई पे, और फिर ये हिंद महासागर में ये गिर गया। ठीक है, इसका यही टारगेट था। और स्काई रूट एरोस्पेस ने इस मिशन को क्या नाम दिया है? प्रारंभ नाम दिया है। ठीक है, ये 300 सेकेंड तक चला है और इसमें क्या थे? उपग्रह थे, सैटेलाइट थे 3, एक विदेशी और 2 भारतीय उपग्रह थे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है 81 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसे इजेक्ट किया गया, वहाँ भेजा गया और रॉकेट अपनी लगभग 89 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचा। ठीक है, 81 किलोमीटर तक उसको भेजा जाना था ना, और ऊंचा उसको भेजा गया, बाद में समुद्र में उतर गया हुए। तो आपको पता ही है कि दुनिया में कुछ ही देश हैं जहां पर प्राइवेट कंपनी रॉकेट का निर्माण कर रही है, उसे लॉन्च भी करवा रही है। तो अब उसमें भारतीय कंपनी स्काई रूट का भी नाम जुड़ गया है। तो सस्ते स्पेस लॉन्चिंग के ग्लोबल कॉम्पिटिशन में ये भारतीय कंपनी भी अब सामने है। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस, इसका उद्देश्य है किफ़ायती, विश्वसनीय और सभी के लिए नियमित अंतरिक्ष उड़ान बनाना। उद्देश्य यही है कि बहुत सस्ते में रॉकेट को लॉन्च किया जाए और ये रॉकेट जो बनाया गया और इसका ये स्पीड था मैक 5, हाइपरसोनिक स्पीड से इसकी लॉन्चिंग की गई है। तो विक्रम एस रॉकेट, उसकी विशेषता की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये समझना है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो संस्थापक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, तो उन्हीं के नाम पर इस रॉकेट का नाम रखा गया था विक्रम। तो विक्रम एस था और ये इसका इंजन का नाम क्या था? तो कलाम 80, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम पर इसे रखा गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है एग्जामिनेशन के लिए। ओके, और अगर हम बात करेंगे स्काई रूट कंपनी के बारे में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 में हुई थी। प्राइवेट कंपनी है, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है और 2 लोग हैं, उन लोगों ने इसे बनाया। कौन है? पवन कुमार चंदना और नागा भरत डका। ठीक है, तो इन दोनों ने इसको बनाया और ये इसरो के साइंटिस्ट थे पहले,
और अब फिर इन्होंने अपनी कंपनी बनाई और रॉकेट डेवलप किया। तुरंत रॉकेट डेवलप नहीं हुआ है, कई साल लगे हैं इस रॉकेट को बनाने में। ठीक है, मकसद ये है कि दुनिया में जो सबसे सस्ते स्पेस लॉन्चिंग है वो यहाँ ये कर सके। ठीक है, और सरकार, केंद्र सरकार ये चाहती भी है कि प्रमोट किया जाए। और ये दोनों फोटोग्राफ देख रहे हैं, इनका इन्हीं दोनों ने कंपनी स्थापित की और इनका जो रॉकेट है वो लॉन्च किया गया है। तो दुनिया में बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, वो सब स्पेस में रिसर्च के लिए तमाम चीज़ों की लॉन्चिंग करते रहते हैं। तो अब ये भी है कि भारत का जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है स्काई रूट, तो वो भी इसमें सामने आ गया है और बहुत सस्ते में ही लॉन्चिंग कर सकेगा। ठीक है, तो अब यही होगा कि नए स्टार्टअप्स आएंगे इंडिया में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी यहाँ पर रोजगार उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर कौन बन गए हैं? आंसर होगा CV आनंद बोस। क्या नाम है? CV आनंद बोस। न्यूज़ देख रहे हैं आप, और फोटोग्राफ दिखा दूँ, ये रहा इनका फोटोग्राफ। तो उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्त कर दिया है नया गवर्नर। 22वें गवर्नर हो गए हैं वो पश्चिम बंगाल के। और ठीक है, और इससे पहले कौन वहाँ पर गवर्नर थे? तो मणिपुर के जो गवर्नर हैं ला गणेशन, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। और उनसे भी पहले कौन थे गवर्नर? तो वो थे जो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, जगदीप धनखड़, वो थे। ओके, तो CV आनंद बोस, इनके बारे में बताऊं, ये रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। केरल के जो मुख्यमंत्री थे अपने कार्यकाल में, जब ये नौकरी में थे उस समय केरल के मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरी पद पर भी काम कर चुके हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, राजधानी का कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पासवर्ड क्या है, जो हैकर्स के लिए सबसे आसान टारगेट है? एक रिपोर्ट आई है, उसी में ये बताया गया। आंसर है पासवर्ड। बहुत सारे लोग पासवर्ड की जगह पासवर्ड लिख देते हैं, और न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है दुनिया में और इंडिया में भी पासवर्ड। और सेकेंड स्थान पर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। ये नहीं रखना चाहिए पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड मैनेजमेंट सर्विस कंपनी है नॉर्डपास, तो उसी ने ये रिपोर्ट जारी की है और इसका नाम है टॉप 200 मोस्ट कॉमन पासवर्ड ऑफ द ईयर 2022। तो दो लिस्ट देख रहे हैं आप, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले पासवर्ड्स हैं, और ये है इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले पासवर्ड्स। और ये देख रहे हैं कि पासवर्ड इंडिया वाला, तो इसका मतलब ये हुआ कि हैकर्स जो है 1 सेकंड में ही हैक कर सकते हैं अगर आपने ये पासवर्ड डाला है तो। अगर 1 2 3 4 5 6 डाला है तो ये भी 1 सेकंड में ही ये क्रैक हो सकता है, आपका सारा डेटा हैक हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि पासवर्ड नाम से कितने लोगों ने बनाया हुआ है पासवर्ड, तो ये 34,90,000 भारतीय लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये सब पूरी लिस्ट है ये, और इसी वजह से हैकिंग की बहुत ज़्यादा घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि हम एक तरह से आमंत्रण दे रहे होते हैं कि आओ और हमारा पासवर्ड हैक कर लो। इतना आसान पासवर्ड देकर जब 1 ही सेकंड में हैक हो जाए तो क्या कहेंगे आप? ठीक है, तो इसलिए पासवर्ड जब भी बनाना चाहिए तो उसमें कैपिटल लेटर, स्पेशल साइन, इन सब का यूज़ करना चाहिए। कमज़ोर पासवर्ड से आप सोचते होंगे कि हमें याद रहेगा, तो जो भी पासवर्ड जो आपको याद रहेगा वो हैकर्स के लिए आसान है। तो ऐसा पासवर्ड चुनना है जो आपको याद मुश्किल से रहे। ठीक है, होता क्या है कि आजकल केवल लोग या हैकर्स जो हैं वो टाइप करके पासवर्ड नहीं पता करते हैं, उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे टूल्स होते हैं, शक्तिशाली हार्डवेयर का यूज़ करके वो क्रैक करते हैं, पता लगाते हैं पासवर्ड क्या है, और फिर वो तोड़ लेते हैं और फिर हैकिंग की घटनाएं होती हैं। तो हैकर्स से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो भी ऑनलाइन खाता है उसका पासवर्ड बहुत ही मजबूत होना चाहिए, बहुत ही ऐसा होना चाहिए जो हैक ना हो सके। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात ये रही, एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है ये। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स का पीडीएफ अवेलेबल है जनवरी से लेकर नवंबर तक का, और 3 तरह के पीडीएफ हैं। कैसे कैसे पीडीएफ हैं? तो एक वन लाइनर, एक है एमसीक्यू, और एक है एमसीक्यू विद नोट्स डिटेल, और उसके साथ साथ हर एमसीक्यू और डिटेल के साथ साथ वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, ताकि अगर आपको उस चीज़ को विजुअली देखना है, उस क्वेश्चन को, टॉपिक को, तो क्लिक कीजिए और वीडियो ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको लेना होगा 1 ईयर का मेंबरशिप मात्र 150 रुपये में, और इसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का पीडीएफ अगले 1 साल तक। और कई तरह के पीडीएफ होते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। वीकली मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का। इसके अलावा आप तो एक और है, मंथली मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, और एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी है तमाम एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी हो, बीपीएससी जो अभी नोटिफाई हुआ है 68th एग्जामिनेशन का, बीपीएससी का, उसमें भी पिछली बार तो शानदार टकराया था क्वेश्चन, और एसएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, इन सब में काम आएगा। और डिस्काउंट है बुक्स पर भी, फ्री शिपिंग भी होती है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपके एग्जामिनेशन में काम ही आएगा, ठीक है। और इसका मैराथन वीडियो भी है, देखना मत भूलना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में खुदरा महंगाई दर अक्टूबर 2022 में कितनी रही? आंसर होगा 6.77%, ठीक है, 6.77%। खुदरा महंगाई दर का मतलब क्या हुआ कि आप जो सामान खरीदते हैं डायरेक्ट खुदरा दुकानों से, उसमें जो सामान बिक रहा है उसकी महंगाई दर कितनी है, ठीक है। तो ये 3 मंथ का लो है, मतलब कि महंगाई पिछले 3 महीने की तुलना करेंगे तो वो कम हुई है और 6.77 पर आ गई है। 7% के आसपास बढ़ के चला जा रहा था। अगर हम सितंबर की बात करेंगे तो 7.41% महंगाई थी। ये परसेंट का मतलब क्या हुआ कि इसी महीने पिछले साल किसी सामान के रेट क्या थे और आज उस सामान का रेट क्या है, तो औसत निकाला जाता है, तो वो है ये 6.77%। महंगाई की गणना कैसे की जाती है? तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, CPI, और ये अलग अलग कैटेगरी की होती है, जैसे फूड आइटम हो गया, फ्यूल एंड लाइट हो गया, कोर सेक्टर हो गया, अदर जो सब्जेक्ट हैं, वस्तुएं हैं, उन सब के। तो ये देखा गया है कि बहुत सारी चीज़ों में रेट घटे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा रेट बढ़े। जैसे खाद्य वस्तुएं 46% रेट बढ़ गया है पिछले साल की तुलना में। जैसे सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं, चावल के रेट बढ़ गए, आटा का रेट, गेहूं का रेट बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अपने घरों में खरीदते होंगे तो इस तरह के। तो ये खुदरा महंगाई दर है, इम्पॉर्टेंट बात ये रही, ठीक है। कौन जारी करता है खुदरा महंगाई दर की रिपोर्ट को? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, उसी का है एक NSO ऑफिस है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO, तो उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोक महंगाई दर अक्टूबर 2022 में कितनी रही? यहाँ अक्टूबर की बात क्यों हो रही है, नवंबर में क्यों बात कर रहे हैं हम अक्टूबर की? क्योंकि अक्टूबर का मंथ जब समाप्त हुआ है तो फिर सरकार ने उसके बारे में पूरा आंकड़ा तैयार किया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 8.39%, ठीक है। तो थोक महंगाई दर की बात हो रही है, और ये थोक महंगाई का जो डेटा है ये कौन जारी करता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जामिनेशन में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खुदरा महंगाई दर कौन जारी करता है? तो वो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO, ओके। और अगर थोक की बात हो रही तो आपको ध्यान में रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये 8.39% की बढ़ोतरी हुई है महंगाई दर में। और अगर हम सितंबर की बात करेंगे, इससे पहले की, तो 10.7% था। मतलब कि जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार है उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य ने गन कल्चर को और हिंसा को बढ़ावा देने वाले जो सॉन्ग्स हैं, गाने हैं, उस पर रोक लगा दी है? तो आंसर होगा पंजाब। पंजाब में अब ऐसे गाने नहीं चलेंगे जिसमें गन कल्चर, यानी जिस वीडियो में गन दिखाया जा रहा हो, हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे गीतों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो वहाँ पर न शूट हो सकेगा ऐसा गन के साथ, ठीक है। और क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि इससे हथियारों और हिंसा का महिमा मंडन किया जा रहा था।
जैसे पंजाबी गाने हैं उसमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि गन, चाहे वो नकली गन हो हाथ में लेकर, तो वो सॉन्ग्स में इस तरह के नहीं होने चाहिए। सार्वजनिक समारोह, धार्मिक स्थल, विवाह, वहाँ पर भी हथियारों को ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। पंजाब की बात हो रही है और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं। ओके, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं? भगवंत मान। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं और राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नासा के मून मिशन का नाम क्या है जिसे 16 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया है? आंसर होगा आर्टेमिस 1। आर्टेमिस 1 मिशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो जाता है। तो 16 नवंबर को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा अमेरिका में, वहाँ से आर्टेमिस 1 ये मिशन है, इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। इससे पहले कई बार लॉन्चिंग की कोशिश हुई थी अगस्त में, सितंबर में, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से टल रहा था। तो आखिरकार 16 नवंबर को ये लॉन्च कर दिया गया है और अब 21 नवंबर को ये जो रॉकेट है वो चंद्रमा की सतह से करीब 96 किलोमीटर की ऊंचाई पर से ये गुजरेगा, इंडिया से चंद्रमा तक पहुंच जाएगा और चंद्रमा पर ये वहाँ चंद्रमा के ऑर्बिट में जाकर सैटेलाइट्स छोड़ेगा। तो ये अर्थ से यहाँ से निकल चुका है और यहाँ पर चंद्रमा का चक्कर लगाएगा और फिर वापस ये आएगा और वापस आकर और फिर ये पृथ्वी पर प्रशांत महासागर में गिर जाएगा। ठीक है, तो ये ओरियन स्पेस क्राफ्ट है, उसी को ले जाया जा रहा है वहाँ पर और चांद तक ये पहुँचाने की कोशिश है। और रॉकेट का क्या नाम है जिस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है? तो ये रहा रॉकेट और इसका नाम है, क्या नाम है इसका? SLS, स्पेस लॉन्च सिस्टम। ये नाम ही है इसका रॉकेट का। ठीक है, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली ये रॉकेट बताया जा रहा है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आर्टेमिस मिशन है वो क्या है। तो देखिए, अमेरिका जो है वो ना 53 ईयर के बाद एक बार फिर से इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है और उसी के तहत ये आर्टेमिस मिशन ये किया गया है और ये 3 चरणों में है, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3। तो आर्टेमिस 1 मिशन जो है उसके तहत वो एक तरह से टेस्ट फ्लाइट है और इसमें वैज्ञानिक जो है वो चांद पर एस्ट्रोनॉट के लिए अनुकूल हालात को चेक करेंगे इसके थ्रू। ठीक है, जो रॉकेट गया है वहाँ चांद पर जाकर चांद पे सैटेलाइट छोड़ेगा। उस सैटेलाइट का काम यही होगा कि वो नज़र रखना कि कहाँ पर उतर सकते हैं, क्या स्थिति है। ठीक है, और ये लौट आएगा। लेकिन इसके बाद जो आर्टेमिस 2 लॉन्च किया जाएगा उसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स होंगे, अंतरिक्ष यात्री होंगे, लेकिन वो चांद पर उतरेंगे नहीं, सिर्फ चांद पर जाके ऑर्बिट करके और फिर वापस आ जाएंगे। फिर लॉन्च किया जाएगा आर्टेमिस 3। इसको वर्ष 2025 या 2026 तक लॉन्च किया जाएगा और इसमें एस्ट्रोनॉट्स होंगे यानी अंतरिक्ष यात्री होंगे और उसमें महिलाएं भी होंगी। तो पहली बार महिलाएं ह्यूमन मून मिशन का हिस्सा भी लेने जा रही हैं। चांद पर उतरने का पूरी योजना बन चुकी है। आर्टेमिस के तहत चांद के साउथ पोल पर जो मौजूद पानी है, बर्फ़ है, इन सब के रिसर्च के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, नासा का जो पहला मिशन था वो अपोलो मिशन था जिसके ज़रिए चांद पर उतरा गया था। उस वक्त तो ये बात थी करीब आधी सदी से पहले की बात है। उस वक्त सोवियत संघ यानी रूस का जो बड़ा रूप था उससे अमेरिका का कंपटीशन था अंतरिक्ष को लेकर, तो उसी के लिए अमेरिका ने भेजा था। लेकिन इस बार का जो रिसर्च है, इस बार जो भेजा जा रहा है अंतरिक्ष यात्री को चांद पर, उसका मकसद कुछ और है। वहाँ पर मिट्टी से ईंधन, खाना, इमारतें बनाने की कोशिश, ये सब भी करने की तैयारी है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ प्लान ये भी है कि अंतरिक्ष में कहीं दूसरी जगह जाने के लिए एक लॉन्च पैड बनाया जाए यहाँ पर चांद पर। तो मतलब अर्थ से सबसे पहले यहाँ आया जाए और यहाँ पर एक रेस्ट लेकर और फिर यहाँ से लॉन्चिंग कहीं और की जाए। जैसे मंगल पर जाना है तो मंगल पर जाने के लिए बहुत आसान होगा कि यहाँ से उड़ान भरी जाए। तो इसका ही एक तैयारी की जा रही है, उसी के तहत ये लंबी चौड़ी प्लानिंग है। और चांद पर 5G और 4G LTE कम्युनिकेशन सिस्टम भी नोकिया वहाँ पर इस्टेब्लिश करने का पूरी काम कर रहा है। नासा ने उसे ठेका दे दिया है। तो 4G LTE चांद पर
इस्टेब्लिश होगा कम्युनिकेशन सिस्टम, और उसको बाद में 5G पर भी अपग्रेड किया जाएगा ताकि वहाँ पर सेलुलर नेटवर्क हो सके, अंतरिक्ष यात्री आपस में कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात होने जा रही है, महत्वपूर्ण बात। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल हो सकता है कि इस मिशन का नाम आर्टेमिस रखा आखिर क्यों गया। देखिए, नासा के जो पहला ह्यूमन मिशन था ना, उसका नाम था अपोलो, और ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो और आर्टेमिस दोनों जुड़वा भाई बहन थे। अपोलो को सूर्य का देवता माना जाता है और आर्टेमिस का चांद की देवी माना जाता है। तो इसलिए अपोलो के बाद अब मिशन का नाम आर्टेमिस रखा गया है। ठीक है, आर्टेमिस रखा गया है। चलिए, महत्वपूर्ण बात ये रही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, पहली बार किस भारतीय प्राइवेट कंपनी को आर्टिलरी प्लेटफॉर्म, इसको तोप भी कह सकते हैं, तो इसके लिए निर्यात का ऑर्डर मिला है बड़ा सा। आंसर होगा कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स। देखिए, अभी तक क्या होता था कि रूस या अमेरिका के जो और या दूसरी देशों के जैसे कि फ्रांस हो गया, इन सब देशों के प्राइवेट जो कंपनियां हैं वहाँ से हम आयात भी करते थे और दूसरे देश भी खरीदारी करते थे, जो आर्म्स, बड़े आर्म्स हैं उन सब के लिए। और ऐसा पहली बार हुआ है अब जब एक इंडियन प्राइवेट कंपनी एक बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करने जा रही है, और वो है तोप, आर्टिलरी प्लेटफॉर्म है। तो DRDO के सहयोग से कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स ने ये तोप बनाया है और उसको ये भेजा जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि ये किस देश को भेजा जा रहा है, लेकिन इस कंपनी ने ये कहा है कि हम ये बेचने जा रहे हैं। तो ये होगा पूरा आर्टिलरी गन सिस्टम, यानी तोप, जिसको बेचा जा रहा है किसी देश से। संभव ये है कि किसी मिडिल ईस्ट देश ने इसका ऑर्डर दिया है, और बहुत सारे क्लॉज होते हैं कि खुलासा नहीं करना है कंपनी के लिए, तो इस वजह से कंपनी ने खुलासा नहीं किया है। तो एक रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी कंपनी एक बेहतरीन ढंग से उतर रही है, कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड। ठीक है, ये एक फोर्ज कंपनी है, फोर्ज नाम है, फोर्ज कंपनी, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, तो ये बहुत तरह तरह के इक्विपमेंट बना रहा है और अब एक्सपोर्ट भी होने जा रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही, ज़रूरी है जानने के लिए। ठीक है, प्राइड की भी बात है भारतीयों के लिए कि इस तरीके से एक्सपोर्ट का काम किया जा रहा है। ये कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। संस्थापक थे नीलकंठ राव कल्याणी, मुख्यालय पुणे में है और अभी चेयरमैन है कंपनी के बाबा कल्याणी। और उसने जो डेवलप किया है वो DRDO के सहयोग से डेवलप किया है। जो भी तमाम ये सब देख रहे हैं आप, आर्टिलरी गन हो गया, लॉन्च सिस्टम हो गया वगैरह वगैरह, तो ये सब DRDO के सहयोग से किया गया। DRDO की भी बात कर लें, स्थापना कब हुई थी? 1958 को, मुख्यालय दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर V कामत। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उदा देवी पासी, उनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? इसका आंसर होगा 16 नवंबर। 16 नवंबर को ये पुण्यतिथि मनाई जाती है और न्यूज़ भी देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थी वो, उनका नाम क्या था? उनका नाम था उदा देवी पासी। ठीक है, और स्वतंत्रता सेनानी थी और उनकी शहादत को लेकर उनको याद किया जाता है। लखनऊ के सिकंदर बाग सहित भारत में कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो महिलाएं एकत्रित होती हैं, महिलाएं पुरुष, और वो सब श्रद्धांजलि देते हैं। इनके बारे में बात करूं, उदा देवी पासी के बारे में, लखनऊ में जन्मी थी और अवध के बेगम हजरत महल के जो शाही रक्षक है उनका हिस्सा थी। ठीक है, तो इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। 1857 का जो भारतीय विद्रोह कहा जाता है, उस दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया था, उनमें इन्होंने भी नेतृत्व किया था
अपनी टीम के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल एपिलेप्सी डे। आंसर होगा 17 नवंबर को। ये एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है और इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में मनाए जाने इसकी। एपिलेप्सी WHO के अनुसार 50 मिलियन यानी 5 करोड़ मरीज हैं मिर्गी के, और भारत में अगर बात करेंगे तो 1 करोड़ मरीज हैं जो मिर्गी से प्रभावित हैं। तो मिर्गी को लेकर जागरूकता फैलाने और इसका इलाज जो है वो आसानी से हो सके, इलाज लोग करवा सकें, उसके लिए ये दिवस जागरूकता के लिए मनाया जाता है। इसमें दौरे पड़ते हैं और मस्तिष्क यानी ब्रेन की गतिविधि असामान्य हो जाती है, तो इस वजह से दौरे होते हैं। ये ठीक हो सकता है लेकिन इलाज हो तभी, और बहुत बार ऐसा होता है कि इसको अंधविश्वास में ले लिया जाता है, तो इसकी वजह से वो इलाज नहीं हो पाता है। तो दिवस इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, स्लोवेनिया के राष्ट्रपति का चुनाव पहली बार किस महिला ने जीता है? आंसर होगा नताशा पर्क-मोसर। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं तो ये पहली महिला राष्ट्रपति चुन ली गई हैं, नताशा पर्क-मोसर, और फोटोग्राफ मेरे बगल में देख रहे हैं। ठीक है, वो निर्दलीय खड़ी हुई थी, हालांकि उनको मध्यम मार्गी वाम सरकार जो है, सेंटर लेफ्ट गवर्नमेंट, उनका सपोर्ट था उनको। ये वकील हैं नामी और बुक राइटर भी हैं, और जब अमेरिका में राष्ट्रपति थे ट्रंप, तो उनकी पत्नी का कुछ मामला हुआ था स्लोवेनिया में, तो उनकी ओर से ये वकील थी, अब राष्ट्रपति बन गई हैं वहाँ की। ठीक है, किसकी जगह लेंगी है? बोरूट पहोर की जगह लेंगे। स्लोवेनिया एक यूरोपीय देश है, राजधानी जुबलजाना है, मुद्रा यूरो है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैराथन वीडियो देखना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ, और शेयर कर दीजिए प्लीज़ तमाम मित्रों, और जिन लोगों को पसंद आया हो लाइक बटन दो दबा ही देना। ओके।